हेलो दोस्त, क्लियर बीपीएससी चैनल देख रहे हैं आप। और यहाँ पे हम इस चैनल पे हम बीपीएससी ओरिएंटेड सभी विषय की चर्चा करते हैं, करंट अफेयर की चर्चा करते हैं, बीपीएससी के मेंस की चर्चा करते हैं, बीपीएससी की तैयारी कैसे करें, बीपीएससी का सिलेबस क्या है, पीटी का सिलेबस क्या है, मेंस का सिलेबस क्या है, ऑफिशियली जो सिलेबस जारी किया गया था वो किस तरह से है, उसका किस तरह का पैटर्न है, इस सभी चीज़ पे हम चर्चा कर चुके हैं। बीपीएससी का मेंस टॉपिक में हम राष्ट्रपति के जनजातीय का अधिकार, 5G टेक्नोलॉजी के बारे में, गिग अर्थव्यवस्था के बारे में और I2U2 जो गठबंधन है वैश्विक स्तर का, जो भारत में उसमें महत्वपूर्ण देश के रूप में शामिल हुआ है, उस गठबंधन के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। 4 मेंस टॉपिक हम लिए थे। सबसे पहले था राष्ट्रपति के बारे में, जो हमारा पॉलिटी से था। उसके बाद हम लोग का 5G था, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का था, जो मेंस का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। उसके बाद हम लोग का गिग इकोनॉमिक था, जो हम लोग का इकोनॉमिक्स से था। और उसके बाद हम लोग का था I2U2 जो IR से था, इंटरनेशनल रिलेशन से था। तो हम 4 सब्जेक्ट के, जो बीपीएससी के मेंस में 4 महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं जिससे क्वेश्चन आने की पूर्ण संभावना होती है, उस पर हम चर्चा किए हैं। इससे पहले हम लोग करंट अफेयर का सीरीज शुरू किए हुए थे। उसमें हम लोग करंट अफेयर के सीरीज में हम लोग जनवरी देखे थे, फरवरी देखे हैं, मार्च देखे थे, अप्रैल देखे थे, मई देखे हैं और जून का हम लोग बिहार स्पेशल देख चुके हैं। और आज हम जून के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर का सेगमेंट देखेंगे, जिसमें हम पार्ट 1 की चर्चा करेंगे। और पार्ट 1 में देखेंगे कि बीपीएससी के परीक्षा के इर्द गिर्द जितने भी सवाल बनाए जा सकते हैं, उसमें से जून 2022 के करंट अफेयर में कौन कौन सी प्रश्न पूछने की या बनाने की संभावना बनती है, उस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। आप लोग जो ये करंट अफेयर का सीरीज देख रहे हैं, वो आपके बीपीएससी के कोई भी परीक्षा दे, उसमें बीपीएससी का कोई भी परीक्षा उसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ में बीपीएससी का ही सीडीपीओ आता है। ये दोनों तो बीपीएससी का एग्जाम है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिहार एसआई का एग्जाम आप लोग इसको देखिए और बिहार एसआई के एग्जाम में बैठिए, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि इससे क्वेश्चन आना ही आता है। और सचिवालय के एग्जाम में भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम दावा करते हैं कि हमारे करंट अफेयर सीरीज से 90 से 95% क्वेश्चन आएगा। जब कोई भी बिहार का एग्जाम होगा, बीपीएससी, सीडीपीओ, बिहार एसआई और बिहार एसएससी, इसमें से किसी भी एग्जाम होगा, खास करके बीपीएससी का 67वीं 68वीं, सीडीपीओ का एग्जाम होगा, तो हम इससे मैच करवाएंगे कि हमारा पढ़ाया हुआ या हमारे वीडियो से 90 से 95% क्वेश्चन करंट अफेयर आया या नहीं। तो आप लोग हमारे चैनल को प्रॉपरली फॉलो कीजिए, प्रॉपरली वॉच कीजिए, प्रॉपरली देखिए। आपको करंट अफेयर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और करंट अफेयर का क्वेश्चन छूटेगा नहीं। इसलिए हम आप लोग से कहते हैं कि आप लोग यूट्यूब चैनल, क्लियर बीपीएससी यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए, ज़्यादा से जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरा बात पहुंचाइए और सब्सक्राइब कीजिए और प्रॉपर फॉलो कीजिए। बीपीएससी की तैयारी का राह आपका आसान हो जाएगा। उसके बाद टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। आने वाले दिनों में इस पर डेली करंट अफेयर सीरीज स्टार्ट होने वाला है। और फिलहाल अभी यहाँ पे न्यूज़पेपर का कटिंग और इम्पोर्टेंट एडिटोरियल हिंदी इंग्लिश और न्यूज़पेपर हिंदी इंग्लिश में डाला जा रहा है। आप उसको प्रॉपरली फॉलो कीजिए। आपका बीपीएससी का काम यहाँ से, आप अगर इसको मेरे द्वारा जो डाला जाता है उसको अगर फॉलो करते हैं, तो आपका काम तो यहीं पे 25% तक सॉल्व हो सकता है। उसके बाद आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पे आप लाइक और फॉलो कर सकते हैं। तो हम लोग करंट अफेयर की सीरीज की चर्चा कर रहे थे, जहाँ पे हम जून 2022 की पार्ट 1 की आज चर्चा करेंगे। जैसा हम लोग देखें तो चलते हैं और समझते हैं कि देखते हैं कि जून 2022 के पार्ट 1 में कितने क्वेश्चन और कौन कौन से टॉपिक देखने की और उससे क्वेश्चन बनाए जाने की संभावना है। तो चलते हैं और बात करते हैं टॉपिक पे। तो सबसे पहला नंबर न्यूज़ हम लेंगे कि भारतीय चुनाव आयोग, भारतीय निर्वाचन आयोग ने 15 राज्य की राज्यसभा सीट, राज्यसभा का जो मेंबर होता है, एमपी होता है, राज्यसभा की सीट के लिए 57 सीट रिक्त होने पर चुनाव का घोषणा किया। आप लोग को पता होगा राज्यसभा में 250 सीट होता है, उस पर 2 वर्ष पे प्रत्येक 1/3 सदस्य पदमुक्त हो जाते हैं। तो 57 सीट खाली था, उस पर चुनाव करने की घोषणा किया गया। चुनाव
मई और जून 2022 में किया जाएगा, ये चुनाव आयोग की घोषणा थी। नामांकन की अंतिम तिथि 31 मई थी और नाम वापसी की तिथि 3 जून तक थी, जिसमें से 11 राज्य में आपको पता है कि 15 राज्य में कितने सीट थे, 57 सीट थे। तो उसमें से 11 राज्य में जो 41 उम्मीदवार थे उनका कोई विपक्ष था ही नहीं, जो उसके प्रतिद्वंदी के रूप में खड़ा ही नहीं था। एक सीट पे एक ही आदमी थे, इसलिए वह लोग निर्विरोध, जो उसका कोई विरोध नहीं हुआ, निर्विरोध निर्वाचित हो गए। तो 41 सीट पे जो 11 राज्य के थे उसमें निर्विरोध निर्वाचित हो गए। 4 राज्य 15 राज्य में था, तो 4 राज्य में जो चुनाव हुआ उसमें 16 सीट पे चुनाव हुआ, जिसमें सबसे ज्यादा सीट बीजेपी के खाते में आया 22 सीट, जो 16 सीट पे चुनाव हुआ। और इसका जो सबसे पूरे जो 57 सीट में सबसे ज्यादा सीट बीजेपी को मिले हैं 22 सीट, 57 सीट में, ये 16 सीट में नहीं। 4 राज्य में 16 सीट पे चुनाव हुआ और सबसे ज्यादा सीट पूरे 57 में से सबसे ज्यादा 22 सीट बीजेपी को मिले। बिहार में चुनाव हुआ था, बिहार में 5 सीट पे चुनाव था, उसमें से 2 सीट बीजेपी को मिला और 2 सीट आरजेडी को मिला, जो लालू यादव की पार्टी है, तेजस्वी यादव की पार्टी है उसमें, और 1 सीट नीतीश कुमार जी के पार्टी जनता दल यूनाइटेड को प्राप्त हुआ है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाली बात है, पूछ सकता है, इसको आप लोग वीवीआई करके याद रखेंगे। सबसे ज्यादा है कि 57 सीट में जो चुनाव हुआ उसमें 2 निर्दलीय उम्मीदवार भी जीत दर्ज किए हैं। तो याद रखेंगे कि 2 निर्दलीय उम्मीदवार भी थे जो कोई पार्टी से संबंधित नहीं थे। आगे देखते हैं इसमें क्या है कि निर्वाचन के बाद राज्यसभा में बीजेपी की जो सीट थी, बीजेपी का जो एमपी था वो 3 कम हो गया। पहले जितना था उसमें से निर्वाचन के बाद 3 गिरावट हो गई, 3 सीट कम हो गया। एवं कांग्रेस का जो सीट था, एमपी था, उसमें 2 सीट बढ़ गया है। तो कांग्रेस का जो सिटिंग एमपी है राज्यसभा में उसकी संख्या बढ़ी है और बीजेपी की सिटिंग एमपी की संख्या घट गई है। तो याद रखेंगे ये चीज, ये भी पूछ सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला देखेंगे, नेक्स्ट न्यूज की तरफ हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि इसरो ने संचार उपग्रह, पूछ सकता है कि GSAT-24 इसरो द्वारा कौन सा उपग्रह है, तो संचार उपग्रह है। तो संचार उपग्रह का प्रक्षेपण 23 जून 2022 को यूरोप के एरियन स्पेस कंपनी के द्वारा एरियन 5 VA 257 रॉकेट के द्वारा फ्रेंच गुयाना से प्रक्षेपित किया गया। भारत से प्रक्षेपित नहीं किया गया, फ्रेंच गुयाना से प्रक्षेपित किया गया है एरियन 5 VA 257 रॉकेट के द्वारा। GSAT-24 जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट GTO में स्थापित किया गया है, ये भी पूछ सकता है। और इस उड़ान के द्वारा सिर्फ इसरो के ही GSAT-24 नहीं था, बल्कि मलेशिया का भी संचार उपग्रह को भी छोड़ा गया था। तो ये एक वाणिज्यिक मिशन था, वाणिज्यिक प्रक्षेपण था, जिसके द्वारा इंडियन संचार उपग्रह और मलेशिया का संचार उपग्रह छोड़ा गया था। चलते हैं अगले न्यूज के बारे में। अगला न्यूज में देखेंगे कि DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यही है, सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल है जिसका नाम है अग्नि 4, उसका सफल प्रक्षेपण किया है। ये जो अग्नि 4 है उसके द्वारा परमाणु हथियार भी ले जाया जा सकता है और 4000 किलोमीटर तक मारक क्षमता है। जो ये जो 4 है ना, जैसे अग्नि 1 है वो 1000 तक है, 2 है 2000 तक है, अग्नि 3 है 3000 तक है, 4 है 4000 तक है और 5 है वो 4500 से 5000 के बीच में। अभी तक जो है इस अग्नि 4 को भारतीय सेना में शामिल नहीं किया गया है। हालांकि अग्नि 1, 2, 3 और 5 इस सब को जो है भारतीय सेना में शामिल किया जा चुका है, लेकिन 4 को अभी तक शामिल नहीं किया गया है और इसका सफल प्रक्षेपण किया गया है। हाल ही में इसको बहुत जल्द भारतीय सेना में शामिल किए जाने की पूर्ण संभावना हो रही है। तो हम लोग देख रहे थे कि अग्नि 4 के विषय में। अब हम लोग अगले न्यूज की तरफ देखते हैं कि विश्व के उच्च संस्थान में रैंकिंग दिया जाता है। वो रैंकिंग देने के लिए एक लंदन में है QS संस्था, जिसका नाम है क्वाक्वारेली साइमंड्स। इस एजेंसी द्वारा 2023 के लिए अपना 19वां रैंकिंग जारी किया गया जून 2022 में। अब देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। इसमें विश्व के टॉप 1500 संस्थान को शामिल किया गया था। विश्व में जो टॉप 1500 संस्थान है इस रैंकिंग में शामिल किया गया था, जिसमें 1500 में भारत का 41 संस्था को शामिल किया गया, उसको जगह दिया गया। जो कहने का मतलब है विश्व में जो टॉप 1500 संस्था है उसमें भारत का 41 संस्था शामिल है।
अब देखते हैं कि भारत का जो IISc है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जो बेंगलोर में है, उसको 153वां स्थान पर रखा गया। कहने का मतलब है 152 स्थान तक भारत का कोई भी इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी, कॉलेज कोई भी शामिल नहीं था। 153वां स्थान पे IISc बेंगलोर को शामिल किया गया है और भारत में इस रैंकिंग में भारत की तरफ से प्रथम स्थान पर है ये, तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और प्रथम स्थान की बात करें तो ये कैम्ब्रिज, जो अमेरिका के हैं, कैम्ब्रिज जगह है, वो अमेरिका के वहाँ पे है, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसको प्रथम स्थान दिया गया है, तो याद रखेंगे। ये हम देख रहे थे QS यूनिवर्सिटी रैंकिंग या उच्च संस्थान रैंकिंग। नेक्स्ट न्यूज हम देखते हैं कि भारत सरकार ने विभिन्न मंत्रालय एवं एजेंसियां द्वारा जो पुरस्कार दिया जाता है, जो मंत्रालय द्वारा दिया जाता है, एजेंसियां द्वारा दिया जाता है, उस पुरस्कार की जो नामांकन होता है वो सरकार के द्वारा किया जाता था, लेकिन इसमें अब पारदर्शिता लाने की सोची गई है, उस पर विचार किया गया है। और इस पारदर्शिता लाने के लिए एक पोर्टल शुरू किया गया जिसका नाम है राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल। आप लोग देख रहे हैं, राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल लिया गया है। अब इस पोर्टल के द्वारा हम या आप या कोई भी आम नागरिक हो या कोई भी भारतीय संगठन या विदेशी संगठन है, वो जो मंत्रालय के पुरस्कार होता है, एजेंसी का पुरस्कार होता है, भारत सरकार पुरस्कार होता है, उसे पाने के लिए अपना नामांकन कर सकता है। जैसे भारत रत्न, जैसे पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, इस पुरस्कार पाने के लिए आप हम भी इसमें नामांकन दायर कर सकते हैं और सरकार हमारे नामांकन पर, हमारे पात्रता पर विचार करेगी। अगर हम उस सम्मान के लायक होंगे तो हमें दिया जा सकता है। कहने का मतलब है अब कोई भी आम नागरिक या संगठन भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय या एजेंसी द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार के लिए अपना नामांकन, अपना पात्रता करवा सकता है। देखते हैं अगला न्यूज। अगला न्यूज है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने IPL के 5 वर्ष कब से कब 2023 से लेकर के 27 तक के मीडिया प्रसारण, मतलब मैच कहाँ पे चलेगा, इसका प्रसारण का अधिकार का नीलामी किया और नीलामी जो हुआ था वो 12 से 14 जून 2022 के बीच हुआ था। अब देखते हैं कि इस नीलामी में क्या क्या हुआ। इस नीलामी में मतलब मीडिया प्रसारण, जो IPL का जो मीडिया प्रसारण किया जाएगा, उसके नीलामी को 4 श्रेणी में बांटा गया था। तो BCCI को इस 4 श्रेणी से कुल 5 वर्ष में 48,390 करोड़ रुपया प्राप्त होगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि 4 श्रेणी में पहला श्रेणी था भारत में टीवी प्रसारण का अधिकार। उसमें जो टीवी पे जो मैच दिखाया जाएगा IPL, वो डिज्नी प्लस हॉटस्टार ने खरीदा है। कहने का मतलब है स्टार स्पोर्ट पे आपको IPL मैच 2023 से देखने को मिलेगा। और इस अधिकार को खरीदने के लिए डिज्नी हॉटस्टार ने 23,575 करोड़ की बोली लगाई है और इतना में 5 साल का टीवी प्रसारण अधिकार हॉटस्टार या स्टार चैनल या स्टार ग्रुप ने खरीदा है। दूसरा है कि भारत में डिजिटल प्रसारण, जो मोबाइल पे ऐप पे प्रसारण होगा, उसका प्रसारण वाईकॉम 18 नामक जिसका वूट भी चैनल आता है, आप लोग नाम सुने होंगे वूट, तो वूट का ही वाईकॉम 18 का ही चैनल है वूट। तो डिजिटल प्रसारण वाईकॉम 18 ने 20,500 करोड़ में खरीदा है अगले 5 साल के लिए। और अगला श्रेणी था भारत में डिजिटल अधिकार की चुनिंदा मैचों के लिए अधिकार, जैसे कुछ मैच, जैसे डबल हेडर मैच होता है या फाइनल मैच होगा या सेमीफाइनल मैच होगा, इस सब मैच के लिए जो अधिकार था उसको खरीदा है वाईकॉम 18 ने और उसको 3,257.5 करोड़ में यह राइट को अगले 5 साल के लिए खरीदा है। और सबसे अंतिम श्रेणी था विदेशी में प्रसारण, विदेश में प्रसारण अगर IPL होगा टीवी वगैरह कुछ पे भी, तो उसको खरीदा है वाईकॉम 18 ने टाइम्स इंटरनेट के साथ मिल करके 1,058 करोड़ में खरीदा है अगले 5 साल के लिए। तो कहने का मतलब है अगले साल से 2023 से IPL का जो प्रसारण होगा वो टीवी पे आप स्टार स्पोर्ट्स के चैनल पे देख सकते हैं। अगर मोबाइल पे एंड्रॉयड ऐप पे देखना है तो वो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे नहीं दिखेगा, आपको डिजिटल प्रसारण वाईकॉम 18 का जो भी चैनल होगा, जो भी ऐप होगा उस पर दिखेगा। चुनिंदा मैचों का प्रसारण का अधिकार वाईकॉम ने खरीदा है और विदेशों में भी प्रसारण का अधिकार
वाईकॉम ने खरीदा है। तो कहने का मतलब 3 श्रेणी का जो प्रसारण का अधिकार है वो वाईकॉम 18 ग्रुप ने खरीदा है, और टीवी पे प्रसारण का अधिकार स्टार स्पोर्ट का ग्रुप ने खरीदा है। तो इतना चीज याद रखेंगे। अगला देखते हैं कि डीआरडीओ के द्वारा निर्मित किया गया है पृथ्वी 2, जो रात्रि में उसका सफल परीक्षण किया गया है। यह परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम है। पृथ्वी 2 350 किलोमीटर की मारक क्षमता है और सतह से सतह में मार करने की क्षमता पे साथ किया है पृथ्वी 2। याद रखेंगे इसको, इंपॉर्टेंट न्यूज है। नेक्स्ट देखेंगे कि डीआरडीओ एवं भारतीय नौसेना ने स्वदेश निर्मित सतह से आकाश में कम दूरी तक मार करने वाली मिसाइल है, उसका नाम है VLSR-SAM, वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, जो डीआरडीओ भारतीय नौसेना के साथ मिलकर के VLSR-SAM पूछ सकता है कि VLSR-SAM क्या है। तो एक मिसाइल है, कम दूरी का है, सतह से सतह में मार करने वाली है, का सफल परीक्षण डीआरडीओ ने भारतीय नौसेना के साथ मिलकर किया है। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं कि इसरो ने सिंगापुर के 3 उपग्रह को PSLV C-53, इसका फुल फॉर्म है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, C-53 द्वारा अंतरिक्ष के निचली कक्षा में स्थापित किया है। कौन किया है? इसरो ने किया है। किसका उपग्रह था? तो सिंगापुर का उपग्रह था। और कौन सा रॉकेट था? तो PSLV C-53 द्वारा। अब जो है इसका जो वाणिज्यिक शाखा जो है, इसरो का वाणिज्यिक शाखा है, उसका नाम है न्यू इंडिया स्पेस लिमिटेड NSIL। उसका यह दूसरा वाणिज्यिक मिशन था। कहने का मतलब है NSIL दूसरे देशों के साथ डील करता है या उसका उड़ान को उसके उपग्रह को प्रक्षेपण करने के लिए ऑर्डर लेके आता है और इसरो उसको उड़ाता है। तो कहने का मतलब है NSIL जो है इसरो के उड़ान का प्रक्षेपण का ऑर्डर लेता है दूसरे देशों से और वाणिज्यिक उड़ान करता है। तो NSIL द्वारा लिया गया यह दूसरा वाणिज्यिक मिशन था, दूसरा वाणिज्यिक उड़ान था। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं हम लोग। भारतीय नौसेना के तीनों अंग थल सेना, जल सेना, वायु सेना में नौजवान की भर्ती हेतु अग्निपथ नाम से योजना शुरू की गई है। इस योजना में 46,000 सैनिक को प्रतिवर्ष भर्ती किया जाएगा और इसमें जो सैनिक शामिल किया जाएगा उसको अग्निवीर कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? अग्निवीर। अब अग्निवीर की नियुक्ति 4 वर्ष के लिए होगी। कितने वर्ष के लिए? 4 वर्ष के लिए, जिसमें 6 माह का प्रशिक्षण मतलब ट्रेनिंग दिया जाएगा और शेष 3.5 साल उसको सेवा में अपना सेवा देना पड़ेगा सेना में। अब है कि इसका इस 4 वर्ष के दौरान इनका जो वेतन होगा 30,000 से 40,000 के बीच होगा और इस सैनिक में जो बेहतर प्रदर्शन करेगा उस अग्निवीर के 25% अग्निवीर को सेना में नियमित सेना में भर्ती कर लिया जाएगा। जो 15 साल का सेवा काल होता है उसमें नियमित रूप से भर्ती कर लिया जाएगा और शेष 75% जो अग्निवीर बचेंगे उसको आकर्षक सेवा निधि पैकेज देकर के रिटायर कर दिया जाएगा। अब दूसरा काम कर सकते हैं या पूर्व सैनिक कोटा का लाभ दिया जाएगा और राज्य एवं मंत्रालय की जो भी नौकरी मिलेगी उसमें इस अग्निवीर सैनिक को, जो ये अग्निवीर सैनिक है, उसको प्राथमिकता दिया जाए। अब आगे देखते हैं कि क्या है। अब देखते हैं कि जो अग्निवीर सेवा काल के दौरान अग्निवीर EPF एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड और PPF पब्लिक प्रोविडेंट फंड का प्रावधान होगा। दोनों में योगदान कर सकते हैं अग्निवीर। और अग्निवीर जो है सैन्य पदक का भी हकदार होगा, सम्मान का हकदार होगा, सैन्य सम्मान का हकदार होगा। लेकिन अग्निवीर को ना तो पेंशन मिलेगी और ना ही ग्रेच्युटी मिलेगी। तो इस दोनों अग्निवीर को सुविधा नहीं मिलेगी। अब जो अग्निवीर 10वीं या 12वीं परीक्षा के पास करके जाना चाहता है उसमें छात्र छात्रा इस अग्निवीर का हिस्सा या अग्निवीर का सदस्य बन सकता है। आगे की पढ़ाई के लिए अगर अग्निवीर जो सेवा दे रहा है तो उसके दौरान शिक्षा मंत्रालय इग्नू से संपर्क करके उसको डिग्री देगा। कहने का मतलब है कोई आदमी 10वीं पास करके अग्निवीर बन गया, अग्निपथ योजना के तहत सेना में भर्ती हो गया, तो उसको रिटायर होने के बाद +2 का भी डिग्री दिया जाएगा और साथ में ग्रेजुएशन में एडमिशन का भी प्रोसेस मिल जाएगा। तो या कोई 12th पास करके गया है तो उसको +3, कहने का मतलब है ग्रेजुएशन का भी सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ठीक है, तो हम लोग देख रहे थे। उसके बाद देखते हैं कि
अगला न्यूज, महाराष्ट्र में शिवसेना, राष्ट्रीय कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस गठबंधन, इस तीनों को मिला करके शिवसेना तीनों को मिलाकर के एक सरकार चला रहा था, जिसमें शिवसेना के एकनाथ शिंदे ने बगावत कर दिया शिवसेना के, और जिसके कारण सरकार अल्पमत में आ गई और मंत्री जो थे, जो सीएम थे उद्धव ठाकरे शिवसेना के, उसको त्यागपत्र देना पड़ा, क्योंकि ये एकनाथ शिंदे लगभग 50 विधायक के साथ बगावत कर दिया था और उसी के कारण यह गठबंधन की सरकार खतरे में या अल्पमत में आ गई थी। अब जो बगावत किया एकनाथ शिंदे, वह एकनाथ शिंदे ने बीजेपी के साथ मिलकर के गठबंधन कर नया मुख्यमंत्री बना। तो अभी वर्तमान में महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे है। अगला देखते हैं कि पर्यावरण मंत्रालय द्वारा प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियमावली 2021 को 12 अगस्त 2021 में जारी किया था। बहुत पुराना न्यूज है, 12 अगस्त 2021 में ही जारी किया गया है। लेकिन इस नियम के अनुसार 1 सितंबर 2021 से 75 माइक्रोन से कम मोटाई वाली प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। कब? 1 सितंबर 2021 से। अब 1 जुलाई 2022 जो हाल ही में गुजरा है, उसमें सिंगल यूज प्लास्टिक को भी प्रतिबंध लगा दिया गया। 1 जुलाई 2022 से यह लागू हो चुका है। और तीसरा है कि 1 दिसंबर 2022 से 120 माइक्रोन से कम मोटाई वाली पॉलीथीन पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। कब? 1 दिसंबर 2022, इसी वर्ष से। अब यह प्रतिबंध की जो अधिसूचना होती है वो पर्यावरण मंत्रालय के जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, CPCB, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा जारी किया जाता है। क्या जारी किया जाता है? ये प्रतिबंध की अधिसूचना। अब हम लोग देखते हैं कि अगला न्यूज क्या है। देखते हैं कि भारत में 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद है और उनका कार्यकाल 24 जुलाई 2022 को समाप्त हो चुका है। अब 15वें राष्ट्रपति की जो चुनाव थी, उससे प्रक्रिया हेतु निर्वाचन आयोग ने अपनी चुनाव की घोषणा कर दिया। घोषणा 9 जून 2022 को किया गया है एवं आधिकारिक सूचना, जो आधिकारिक रूप से सूचना जारी किया गया, वो 15 जून 2022 को जारी किया गया है। और इस आधिकारिक सूचना के साथ ही राष्ट्रपति पद की नामांकन शुरू हो गई। अब नामांकन करने की अंतिम तिथि 29 जून 2022 तक था और नामांकन की पात्रता की जांच 30 जून को किया गया। अब जो इस वर्ष राष्ट्रपति के जो उम्मीदवार थे, उसमें कुल 115 व्यक्ति ने राष्ट्रपति का नामांकन चुनाव आयोग के पास भरा, जिसमें से मात्र 2 व्यक्ति कौन कौन है? द्रौपदी मुर्मू जो एनडीए के उम्मीदवार थे, बीजेपी गठबंधन के उम्मीदवार थे, और यशवंत सिन्हा जो पूरे विपक्ष के उम्मीदवार थे। उनको छोड़ करके 113 व्यक्ति जो थे, 115 में से 2 व्यक्ति को छोड़कर 113 व्यक्ति का नामांकन क्या हो गया? रद्द हो गया। अब नामांकन बहुत तरह से रद्द हो सकता है। एक जमानत राशि आती है उसके ना क्लियर होने से, उसके बाद होता है लोकसभा राज्यसभा में प्रस्तावक और अनुमोदक, वो भी ना होने पर नामांकन रद्द हो सकता है। तो कोई भी कारण हो सकता है, आप लोग पॉलिटी में ये चीज पढ़ते हैं। अगला है कि 18 जुलाई 2022 को मतदान हुआ एवं 21 जुलाई 2022 को राष्ट्रपति मतदान की मतगणना हुई और 25 जुलाई 2022 को नया राष्ट्रपति ने अपना पद ग्रहण कर लिया। अब राष्ट्रपति की जो अगर आप चुनाव नामांकन दर्ज करते हैं तो उसमें जमानत राशि कितनी है? 15,000 रुपया है। 15,000 आपको जमानत देनी पड़ेगी। अगला न्यूज देखते हैं कि 14वें राष्ट्रपति, अभी 13वें राष्ट्रपति वेंकैया नायडू हैं। 14वें राष्ट्रपति के चुनाव की घोषणा निर्वाचन आयोग ने 29 जून 2022 को किया। औपचारिक अधिसूचना 5 जुलाई को जारी की हुई और इसी के साथ उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन शुरू हो गया। और नामांकन की अंतिम तिथि 19 जुलाई थी और नामांकन पत्रों की जांच 20 जुलाई को किया गया। और नाम वापसी, जो अगर कोई आदमी नाम वापसी लेना चाहता है उसमें से 22 जुलाई तक ले सकता था। मतदान जो है 6 अगस्त को होने वाला है एवं मतगणना भी 6 अगस्त को उसी दिन कर लिया जाएगा। इसके लिए भी जो जमानत राशि है उपराष्ट्रपति के लिए भी 15,000 ही है। और उपराष्ट्रपति के जो निर्वाचन होगा उसका जो निर्वाचन अधिकारी होगा लोकसभा का महासचिव होगा। आपको पता हो कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति जो वाइस प्रेसिडेंट होता है उसका जो अगर चुनाव होता है तो उनका निर्वाचन अधिकारी लोकसभा के अधिकारी, मतलब लोकसभा के महासचिव हो सकते हैं या राज्यसभा के महासचिव हो सकते हैं। इन दोनों में से कोई हो सकता है। तो इस वर्ष
उपराष्ट्रपति के जो निर्वाचन अधिकारी हैं निर्वाचन हेतु, उसका निर्वाचन अधिकारी किसके नियुक्त किया गया है? लोकसभा के महासचिव को। 13वें राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 10 अगस्त तक समाप्त हो रहा है, तो याद रखेंगे। अगला न्यूज देखते हैं कि डीआरडीओ ने स्वदेश निर्मित हाई स्पीड एक्सपेंडेबल टारगेट, जिसे हीट कहते हैं, हीट जिसका नाम दिया गया है अभ्यास हाई स्पीड एक्सपेंडेबल टारगेट हीट, जिसको अभ्यास नाम दिया गया, उसका सफल परीक्षण किया। कौन किया है? तो डीआरडीओ ने किया है। यह सफल परीक्षण किए, ये जो अभ्यास नाम का जो हाई स्पीड एक्सपेंडेबल टारगेट जो निर्मित मिसाइल है, यह कैसे होता है कि अगर कोई अग्नि, जैसे अग्नि, पृथ्वी, नाग, जो भी है मिसाइल, उसको प्रक्षेपण करना है तो उसका एक टारगेट बनाना पड़ता है और टारगेट के पास हिट करेगा तब सफल परीक्षण होता है। तो टारगेट के रूप में इसे निर्मित किया गया है। तो यह अन्य मिसाइल जिसका सफल प्रक्षेपण किया जाएगा, जो प्रक्षेपण करेगा, उसका टारगेट बनाया जाएगा। कहने का मतलब है ये आगे आगे भागेगा और इसके पीछे एक रॉकेट छोड़ा जाएगा। अगर इसको हीट को पकड़ करके या अभ्यास को पकड़ करके इसको टारगेट कर दिया तो जो अन्य मिसाइल होगा उसका प्रक्षेपण सफल हो जाएगा। तो यह हीट है, जो अभ्यास है, जिसका नाम अभ्यास दिया गया है, यह परीक्षण की जाने वाली मिसाइल, अगर कोई मिसाइल का परीक्षण किया जाता है उसका टारगेट इसी को बनाया जाता है। तो यह टारगेट मिसाइल है। अगला है यूक्रेन, मोल्दोवा और जॉर्जिया, तीनों देश ने यूरोपियन संघ में शामिल होने का आवेदन दिया था। यूरोपियन यूनियन ने यूक्रेन को और मालदेवा को संघ में ईयू में शामिल कर लिया है। 28 फरवरी को ईयू में शामिल होने हेतु ये तीनों देश ने आवेदन दिया था, जो यूक्रेन का युद्ध शुरू होने से 4 दिन के बाद की स्थिति है। 4 दिन के बाद ही इन तीनों देश ने ईयू में शामिल होने के लिए आवेदन दिया था। 23 जून को संघ में शामिल कर लिया गया है। किसको? यूक्रेन को और मोल्दोवा को। जॉर्जिया को भी शामिल नहीं किया गया है। और ईयू का जो वर्तमान अध्यक्ष है उनका नाम है उर्सुला वान डेर लियोन। तो याद रखेंगे इतना बात इससे। आगे का न्यूज देखते हैं कि 5 देशों का समूह है जिसका नाम है ब्रिक्स। उसमें है ब्राजील, बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रसिया, आई फॉर इंडिया भारत, सी फॉर चाइना और एस फॉर दक्षिण अफ्रीका। तो 5 देशों का समूह का 14वां शिखर सम्मेलन 23 से 24 जून 2022 के बीच चीन की मेजबानी में वर्चुअल तरीके से हुआ, जिसमें भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने भाग लिया। तो राष्ट्रपति का नाम याद रखेंगे। इस वर्ष का 14वां शिखर सम्मेलन का जो विषय था, उस विषय का नाम था फोस्टर हाई क्वालिटी ब्रिक्स पार्टनरशिप यूजर इन ए न्यू इरा ऑफ ग्लोबल डेवलपमेंट। ये चीज जो है इस वर्ष का थीम था। वर्ष 2023 में जो 15वां शिखर सम्मेलन होगा वो दक्षिण अफ्रीका में होगा। इसका शिखर सम्मेलन याद रखने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग याद रखिएगा BRICS। तो बारी बारी से हो जाता है। जैसे ब्राजील किया, उसके बाद रसिया करेगा, उसके बाद इंडिया करेगा, उसके बाद चाइना करेगा और उसके बाद साउथ अफ्रीका करेगा। तो 2021 में इंडिया किया था, 2022 में इस वर्ष चाइना किया है और अगले वर्ष दक्षिण अफ्रीका करने वाला है। कहने का मतलब ऐसा करने वाला है। 2024 होगा उसमें फिर से ब्राजील करेगा और 25 में रसिया और 26 में इंडिया। ऐसे ही साइकिल चलता रहता है। अगला न्यूज देखेंगे कि विश्व में 7 विकसित देश का समूह है एक, तो 7 जिसका नाम है G7। तो 7 देश कौन है? कनाडा है, अमेरिका है, जापान है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, इटली है और जर्मनी है। इन 7 विकसित देशों का समूह जिसका नाम है G7 और उसका 48वां शिखर सम्मेलन 27 से 28 जून के बीच सॉल्स एल्मो जर्मनी में किया गया। और जर्मन चांसलर जो है ओलाफ सोल्ज, उनके नेतृत्व में उनकी अध्यक्षता में किया गया है। तो इस वर्ष G7 का जो मेजबानी कौन किया? तो जर्मनी किया। 7 देशों के अलावा G7 ने यूरोपियन यूनियन के 2 अधिकारी को बुलाया था, भारत को बुलाया था, अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका, सेनेगल और यूक्रेन, इतने देश को बुलाया था भाग लेने के लिए G7 के मीटिंग में। तो याद रखेंगे। और इन G7 के देशों ने चीन का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव योजना है उसके विपक्ष में $600 अरब खर्च करने की बात G7 देशों ने किया है। तो इतना चीज याद रखेंगे। नेक्स्ट है
ब्रिटेन के महारानी का नाम है एलिजाबेथ द्वितीय का राज्य अभिषेक 70 वर्ष पूरा हो चुका है, जिसे इस 70 वर्ष के जो उपलक्ष्य में प्लेटिनम जुबली बनाया गया। किसके उपलक्ष्य में? ब्रिटेन की जो महारानी एलिजाबेथ है उनके राज्य अभिषेक के 70 वर्ष पूरा होने पर। 96 वर्ष की हैं एलिजाबेथ द्वितीय और सबसे ज्यादा दिन ब्रिटेन की साम्राज्य होने का रिकॉर्ड बनाया है। 96 वर्ष तक अभी तक कोई भी ब्रिटेन के महारानी नहीं रहा। अगला न्यूज देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 से 28 जून 2022 को जर्मनी एवं यूएई संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा पर गए थे। जर्मनी में उन्होंने 26 से 27 जून के बीच G7 सम्मेलन में भाग लिया और उसके बाद यूएई पहुंचे और संयुक्त अरब अमीरात के जो राष्ट्रपति थे जिनका नाम था शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान, उनकी मृत्यु हो गई और उन पे शोक व्यक्त करने के लिए पीएम मोदी ने यूएई गए और उनकी मृत्यु के बाद जो नया राष्ट्रपति बने हैं उनका नाम है शेख मोहम्मद बिन जायल अल नहयान, उनको बधाई भी दिए। संयुक्त अरब अमीरात मतलब यूएई के राष्ट्रपति की मृत्यु के उपलक्ष्य में शोक में भारत ने 14 मई को राष्ट्रीय शोक मनाया था। उस दिन तिरंगा को झुका के रखा गया था। तो नाम याद रखेंगे, शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान। इनकी मृत्यु हो जाने के बाद राष्ट्रपति चेंज हो गया और राष्ट्रपति का नाम सेम है, यहाँ पे खलीफा की जगह मोहम्मद आ गया, शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। अगला न्यूज देखेंगे, ब्रिटेन के एक ग्रुप है जिसका नाम है इकोनॉमिक्स ग्रुप और इकोनॉमिक्स ग्रुप में इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा ग्लोबल लिवेबिलिटी सूचकांक 2022 जारी किया गया है। इसके अनुसार विश्व में रहने की दृष्टि से ऑस्ट्रिया विश्व में प्रथम स्थान पर है और भारत का दिल्ली 112वां स्थान और मुंबई 117वां स्थान पर रखता है सबसे लिवेबिलिटी के मामले में। अगला न्यूज देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के एक इंस्टीट्यूट है, उसका नाम है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। उसके द्वारा ग्लोबल पीस इंडेक्स जारी किया जाता है। तो इस वर्ष भी 2022 का जारी किया गया और इसमें 163 देशों में भारत को 135वां स्थान दिया ग्लोबल पीस इंडेक्स में। प्रथम स्थान पर कौन है? तो आइसलैंड है और अंतिम स्थान पर कौन है? तो अफगानिस्तान है। अगला न्यूज देखेंगे, विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सहयोग से येल विश्वविद्यालय ने और कोलंबिया विश्वविद्यालय ने पर्यावरण निष्पादन सूचकांक 2022 जारी किया गया। 180 देशों की सूची में भारत को सबसे अंतिम 180वां स्थान पर रखा है और भारत प्रथम स्थान पर डेनमार्क को रखा गया है। तो कहने का मतलब पर्यावरण निष्पादन सूचकांक, पर्यावरण को देखा करके कोई भी कार्य करने के मामले में भारत सबसे नीचे। अगला देखेंगे, हंगरी के एक राजनयिक है, उनका नाम है कसावा कोरोसी, जिसको संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र में का अध्यक्ष सर्वसम्मति से 7 जून 2022 को यूएन महासभा द्वारा चुन लिया गया। तो अभी इस महासभा से 77वां सत्र होगा, उसका महासभा कौन होगा? हंगरी के राजनयिक कसावा कोरोसी। 77वें सत्र का आयोजन 13 सितंबर 2022 से प्रारंभ होगा और 76वें सत्र की अध्यक्षता मालदीव के अब्दुल्ला शाहिद ने किया था। अगला न्यूज देखते हैं, जापान, इक्वाडोर, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड ने 1 जनवरी 2023 से लेकर के 31 जनवरी 2024 तक, कहने का मतलब 2 वर्ष के लिए यूएनएससी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य होंगे। अस्थायी सदस्य होंगे। इन 5 देशों का जो नियुक्ति होगा, जो ये पद ग्रहण करेंगे, उसके जगह पे 5 देश पदमुक्त होंगे। उन 5 देश का नाम है, पहला नाम है भारत जो वर्तमान में सदस्य है, दूसरा नाम है आयरलैंड, तीसरा केन्या, चौथा नॉर्वे और 5वां मैक्सिको। के 1 दिसंबर 2022 में सदस्यता समाप्त होने पर नया सदस्य ये जो जापान, इक्वाडोर, माल्टा, मोजाम्बिक, स्विट्जरलैंड है वो बनेंगे। भारत जो है 8 बार यूएनएससी का सदस्य बन चुका है रिकॉर्ड, और सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड बनाने का नाम है जापान का, जो 12वीं बार यूएनएससी का सदस्य बने हैं। इस वर्ष वो भी यूएनएससी के अस्थायी सदस्य के रूप में, अस्थायी देश के सदस्य के रूप में भाग लेंगे। अगला है, दक्षिण कोरिया ने पूर्णतः स्वदेशी रॉकेट द्वारा पेलेट को अंतरिक्ष में प्रक्षेपण किया, जो प्रथम बार है। तो कोरिया ने प्रथम बार अंतरिक्ष में एक पेलोड का सफल परीक्षण किया अंतरिक्ष भेजने। अगला है, इजराइल के राष्ट्रपति थे नफ्ताली बेनेट। उनका नेतृत्व में एक गठबंधन पार्टी था जिसे अल्पमत में आ जाने के बाद त्याग पत्र देना पड़ा और उसके बाद संसद को भंग कर दिया। लेकिन
1 नवंबर 2022 को चुनाव होगा। ये इजराइल के जो चुनाव आयोग है उसके द्वारा सूचना जारी किया गया है कि 1 नवंबर 2022 को इजराइल में चुनाव होंगे, और जब तक चुनाव नहीं हो जाते हैं, जब तक चुन नहीं जाते हैं प्रधानमंत्री, तब तक के लिए कार्यवाहक प्रधानमंत्री येर लापिद को बनाया गया है, जो यस एतिद पार्टी से संबंधित याद रखेंगे। नेक्स्ट है स्विट्जरलैंड की विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 जारी किया गया स्विट्जरलैंड के द्वारा, जिसमें 63 देशों में की रैंकिंग में भारत का 37वां स्थान दिया है, और प्रथम स्थान पर डेनमार्क है और अंतिम स्थान पर वेनेजुएला है। ये हम पहले भी देख चुके हैं, एक बार फिर से देख लिए हैं। अगला न्यूज देखते हैं कि केंद्र सरकार ने 2022-23 तक के लिए खरीफ फसल पर एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा 8 जून 2022 को कर दिया गया। एमएसपी का कहने का मतलब है वह राशि जिसके नीचे खरीद नहीं किया जा सकता है, और अगर किया जाएगा तो आप सरकारी गोदाम पे जाइए, वो एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस के तहत ही आपका फसल का खरीदारी करेगा। अब एमएसपी का निर्धारण कौन करता है, जिसका नाम है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, CACP के द्वारा होता है, जिसकी घोषणा जो इसकी निर्धारण जो है CACP कृषि लागत एवं मूल्य आयोग करती है, लेकिन जो एमएसपी की घोषणा भारत सरकार के द्वारा की जाती है। यही है कि CACP इस पे सुझाव देता हो। खरीफ फसल में क्या क्या आता है तो देखते हैं, धान, अरहर, उड़द, मूंगफली, बाजरा, ज्वार और रागी और कपास, इतने चीज जो खरीफ फसल में आते हैं। और भी चीज आते हैं, जब खरीफ फसल पर स्पेशल चर्चा करेंगे उसमें बातें करेंगे। अब देखते हैं कि धान का जो 2 श्रेणी है, प्रथम श्रेणी में 100 रुपये प्रति किलो का मूल्य बढ़ा है दोनों श्रेणी में, और ए श्रेणी का जो धान है उसको 100 रुपया बढ़ा करके 2060 कर दिया, जो पहले 1960 था। बी श्रेणी में 240 रुपये प्रति 100 किलो कर दिया, जो पहले 1940 रुपये में था। तो 100 रुपये का एमएसपी बढ़ाया गया है धान पे। अब सबसे ज्यादा प्रतिफल कौन सा फल देगा तो वह बाजरा देगा, जिसमें लगभग 85% तक फायदा हो सकता है। पहले इसका जो 100 केजी था उसमें 2250 से बढ़कर 2350 प्रति 100 किलो हो गया। तो आप लोग को इतना चीज याद रखना है। पहला बात है कि जो एमएसपी होता है उसको जारी कौन करता है, CACP और केंद्र सरकार। अब हम लोग बात करते हैं ये 85% प्रतिफल क्या है, तो कहने का मतलब है 100 रुपया में बाजरा बिक रहा है, तो सरकार ने कहा 1.5 गुना, तो 1.5 गुना कहने का मतलब है 150 रुपया में बिकना चाहिए, तो 1.5 गुना हुआ। लेकिन यह 185 में बिक रहा है, तो कहने का मतलब 85% का जो लगभग प्रतिफल होगा वो मिलेगा बाजरा से। अगला न्यूज देखते हैं। मई 2022 को थोक मूल्य सूचकांक होलसेल प्राइस इंडेक्स आधारित मुद्रास्फीति 15.88% पर पहुंच गया, जो 31 वर्ष का सर्वोत्तम स्तर पे है। 31 वर्ष में इतना मुद्रास्फीति कभी नहीं हुआ था जितना 15.88% इस बार हुआ। अगला न्यूज देखते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मुद्रास्फीति को बढ़ते हुए देख करके विभिन्न बैंकों दर में बदलाव का संकेत दिया है। पहला है रेपो रेट जो 4.90% है और इसमें 0.50% की वृद्धि की गई है। दूसरा है रिवर्स रेपो रेट, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है, 3.35% है। बैंक दर में 0.50% की वृद्धि के साथ बैंक दर फिलहाल में 5.15% पे है। और MSF रेट जो है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट है वो 5.15% है, जो पहले 0.50% की वृद्धि करके ये रेट है। कैश रिजर्व रेशियो 4.50% है, कोई बदलाव नहीं हुआ है। और SLR 18% है, इसमें भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। तो हम लोग अभी RBI के जो बैंकिंग है उसमें देख रहे थे। आप लोग चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जितना शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, जितना हमारा बात लोगों तक आप लोग पहुंचाइएगा, उतना ज़्यादा हमारा मनोबल बढ़ेगा। और मनोबल बढ़ने से हम आपके लिए अलग अलग प्रोग्राम, अच्छे प्रोग्राम, मेंस ओरिएंटेड, PT ओरिएंटेड प्रोग्राम लेकर आएंगे।
अभी हम लोग देख रहे थे जून 2022 के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर का हम लोग देख रहे थे जून 2022 का राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय का पार्ट 1, और इस पे हम लोग चर्चा किए हैं आज तक 31 न्यूज़ पर, और इससे आप लोग रिवीजन कीजिए, देखिए, और इसको बार बार रिवीजन कीजिए, एग्जाम में आने की पूर्ण संभावना। आप लोग देख रहे थे क्लियर बीपीएससी चैनल पे जून 2022 के करंट अफेयर की राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय की घटना की पार्ट 1। आप लोग से उम्मीद करते हैं कि आप लोग यूट्यूब चैनल को शेयर करते होंगे, सब्सक्राइब करते होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बात पहुंचाते होंगे। आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, इस पे आने वाले दिनों में बहुत फायदा है। फेसबुक और इंस्टाग्राम पे आप लोग लाइक और फॉलो कर सकते हैं। आपको किसी को भी समस्या हो, किसी को अगर कॉल ना लगा हो मेरे पे, क्योंकि हम 2-3 दिन से नेपाल में थे, तो अगर किसी को कॉल ना लगा हो तो वो अभी कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। तो अगर कुछ भी हो तो आप नंबर लिख लीजिए 8757463383। इस नंबर पे आप कभी भी कांटेक्ट कीजिए, मैसेज कीजिए, टेलीग्राम पे मैसेज कीजिए, आप लोग व्हाट्सएप पे, आपको रिप्लाई दिया जाएगा। आप लोग अच्छा से फॉलो करते रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही था। कल हम लोग आज हम लोग जो पार्ट 1 पे बात कर रहे थे, कल हम लोग जून 2022 के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर का जो है पार्ट 2 उस पर लेके आएंगे और उस पर देखेंगे क्या क्या है। आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच।